नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र वर्मा कलम एजुकेशन श्री गंगानगर आप सब लोगों के लिए लेकर आया है। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए श्री गंगानगर शहर में कलम एजुकेशन श्री गंगानगर जो है नॉन टेक और टेक दोनों सब्जेक्ट के लिए क्लासेस शुरू करने जा रहा है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखना। और आज मैं आपको टेक्नीशियन, जिसको आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी या टेक्निकल पार्ट जो भी बोलते हैं, उन सर से मैं मिलवाने जा रहा हूं। और आपके लिए एक बेहतरीन मौका है गंगानगर में एक बेहतरीन विषय विशेषज्ञ से पढ़ने का। जब आप किसी चीज की तैयारी करते हैं और उस तैयारी के दौरान पढ़ाने वाले एक अनुभवी व्यक्तित्व द्वारा आपको अध्ययन अध्यापन करवाया जाए, तो यह समझ लीजिए कि आपकी मेहनत को साकार रूप मिल जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आज आपसे सर आपको बताएंगे पूरी डिटेल में कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन से पार्ट, कौन कौन सा सिलेबस और कौन कौन सी प्रक्रिया रहने वाली है। तो इन विद्यार्थियों के लिए जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो मिलिए, आइए सर अजय जी। और ये है अजय जी, और आज आपको ये सर बताएंगे रेलवे की भर्ती की पूरी डिटेल और पढ़ने की टेक्निक भी, कि आप किस तरह से इस विषय को पार कर सकते हैं। और कलम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यही सर आपको एक एक टेक्निकल पार्ट के बारे में बताने वाले हैं। चलिए सर लीजिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं गंगानगर से ही बिलोंग करता हूं। तो आइए अपने पढ़ते हैं कि जो रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है एएलपी एंड टेक्नीशियन की, एएलपी एंड टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकाल दी गई है, एएलपी एंड टेक्नीशियन, एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो सिलेबस है ना विद्यार्थियों, ये याद रखना कि बिल्कुल क्या भी सेम रहेगा। एएलपी एंड टेक्नीशियन का सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा। कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले अपने देखते हैं कि एएलपी के जो सिलेबस है वह क्या क्या है और अपने को कैसे पढ़ना है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अपने को ये याद रखना है कि एएलपी के अंदर हमारे पास में सबसे पहला जो टेस्ट होगा उसे हम बोलेंगे सीबीटी 1। उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, उसे सीबीटी 1। सीबीटी 1 के अंदर हमारे पास में जो क्वेश्चंस रहेंगे वह 75 क्वेश्चन रहेंगे। यदि हम इनके टाइम की बात करें तो हमारे पास में इनको सोल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। एक बात और याद रखना, इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वह बिल्कुल है, वह कितनी है, 1/3 गिरेगी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और अपने को 1/3 नेगेटिव मार्किंग से बच के भी रहना है यदि हमें क्या बनना है, रेलवे का जवाई बनना है। रेलवे की यदि हमें तैयारी करनी है और उसमें सिलेक्शन लेना है तो हमें मोस्ट इंपोर्टेंट किससे बच के रहना पड़ेगा भी, नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना पड़ेगा। अपने इसमें देखते हैं कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैं। तो याद रखना, इसके अंदर एक फर्स्ट स्टेज होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सीबीटी 1 बोलेंगे। फिर इसमें सेकंड स्टेज होगा जिसे हम बोलेंगे सीबीटी 2। मतलब पहला जो टेस्ट होगा वो सीबीटी 1, उसके बाद में जो होगा टेस्ट होगा उसे बोलेंगे हम सीबीटी 2। सीबीटी 2 जो विद्यार्थी पास कर लेंगे उन विद्यार्थियों के लिए रहेगा सीबीएटी, जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी, ठीक है। उसके बाद में जो विद्यार्थी इसको भी क्वालिफाई कर जाते हैं उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन विद्यार्थियों को हो जाएगा उसके बाद में वह चुने जाएंगे किसके लिए, मेडिकल के लिए। तो अपने देखते हैं कि अपने को इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सीबीटी 1 के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो ये यहां लिखा हुआ है। सीबीटी 1 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि सीबीटी 1 विल ओनली बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम। मतलब यह जो टेस्ट रहेगा वह केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम रहेगा। मतलब यहां पर आपको कोई भी जो नंबर है वो आगे नहीं जुड़ने वाले, केवल आपकी एक छंटनी की जाएगी, केवल आपकी क्या की जाएगी, एक छंटनी की जाएगी। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि सीबीटी 1 के अंदर जो विद्यार्थी निकलेंगे वह विद्यार्थी किसके लिए जाएंगे, सीबीटी 2 के लिए आगे जाएंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर हम यदि सिलेबस की बात करें तो कैसा होने वाला है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि सीबीटी 1 के लिए हमें
जो मिनट मिलेंगे, जो समय मिलेगा वो 60 मिनट का मिलेगा। और क्वेश्चन की बात करें तो कितना मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। और 75 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन यदि राइट करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। और यदि यहां पर आप गलत कर देते हो तो यहां साफ साफ लिखा हुआ है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा 1/3 का। तो अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह है मैथमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैथ का। आपको पता होना चाहिए कि चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, मैथ सभी में पूछी जाती है। कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जिसे हम बोलते हैं मैथ, इसके बाद में आ जाता है रीजनिंग, इसके बाद में आ जाता है करंट अफेयर प्लस में जीके जनरल नॉलेज। यदि आप राजस्थान की तैयारी करते हो तो ये राजस्थान का जीके हो जाता है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना पड़ेगा जीके, वो कौन सा पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा हमें पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी, जो मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगा और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इसमें चाहिएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इसमें अपने को करना पड़ेगा, वो भी अपने इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में होगा मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग बोलते हो। कुछ इसमें जो सब्जेक्ट दिए गए हैं वो अपने देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसके बाद में हमारे पास में जनरल साइंस, यानी कि यहाँ पर आपके जनरल साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में आपसे पूछे जाएगा जनरल अवेयरनेस। ये हमारे पास में 4 सब्जेक्ट रहेंगे जो सीबीटी 1 के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन कितने आएंगे, 75 क्वेश्चन। टाइम कितना मिलेगा, 60 मिनट। नेगेटिव मार्किंग 1/3। देखना अब इसके बाद में सीबीटी 1 में जो बच्चे पास हो गए उन विद्यार्थियों के लिए मिलेगा सीबीटी 2। मैं यहां समझा देता हूं। अब सीबीटी 2 हमारे पास 2 पार्ट में मिलेगा, एक मिलेगा पार्ट ए और दूसरा मिलेगा पार्ट बी। पार्ट बी, यहां पर पार्ट ए के अंदर वही सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने सीबीटी 1 में किए थे। ध्यान से सुनना बात, यहां पर सीबीटी 2 के अंदर सीबीटी पार्ट ए का, सीबीटी 2 के पार्ट ए के अंदर सीबीटी 1 का ही नेचर रहेगा, लेकिन पार्ट बी के अंदर हमारे पास में क्वेश्चंस मिलेंगे किसके, थ्योरी के, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल है। कितनी की रहेगी, 1/3 की क्या रहेगी भाई, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखो लिखा हुआ है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 2। देखना सीबीटी 2 के अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा। टोटल क्वेश्चन की बात कर ले तो पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट ए के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे वह 100 क्वेश्चंस रहेंगे और पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, 75। टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो यहां पर हमें कितने मिलेंगे, 175 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब आगे देखो कौन कौन सी चीज है, कैसे करना है ये भी देखो। टोटल ड्यूरेशन टाइम की बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा 175 क्वेश्चन करने के लिए। 175 क्वेश्चन करने के लिए हमें टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का। पार्ट ए को सोल्व करने के लिए आपको समय मिलेगा 90 मिनट का, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी के लिए हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे कितने, 75, और मिनट कितने मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल है। कितनी रहेगी, 1/3 की रहेगी। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको और बता देता हूं कि जो हमारा जो पेपर जो सिलेक्शन होगा, हमारा जो सिलेक्शन होगा वह केवल पार्ट ए के ऊपर होगा। पार्ट बी से कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। पार्ट बी जो थ्योरी का पार्ट है उससे हमें केवल उसको क्वालिफाई करना है, उसे हम क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है, लेकिन मेरिट हमारी पार्ट ए से बनेगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो पार्ट ए में मैथ पढ़ना पड़ेगा, जनरल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर थोड़ा सा चेंज है। सीबीटी 1 में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ रहा था, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इसके अलावा मैथमेटिक्स और
रीजनिंग। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर से जो क्वेश्चन की संख्या रहने वाली है वो लगभग 40 से 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यानी कि यदि यहाँ 100 क्वेश्चन है तो ओनली बेसिक साइंस है इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन, तो अधिकतम या 40 क्वेश्चन मान सकते हो कि 40 से 50 के बीच में अपने को देखने के लिए केवल यहां से मिलेंगे। इसके अलावा अपने पास क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी जिसमें 60 क्वेश्चन रहेंगे। आप ये बात समझ गए होंगे कि अपने को ये कैसे करना है। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, यदि अपने आगे बात करें इसके अलावा, तो याद रखना है कि एक टेक्नीशियन की वैकेंसी भी हो रही है। क्या वैकेंसी आई है, टेक्नीशियन, यानी कि लोको पायलट की बात कर रहे थे और एक टेक्नीशियन की वैकेंसी हो रही है। टेक्नीशियन की वैकेंसी के अंदर केवल एक ही पेपर होगा। किन्हीं विद्यार्थी की ये दिक्कत चल रही है कि सर क्या टेक्नीशियन में जैसे पहले होता था वैसे ही पेपर पैटर्न होगा क्या, तो नहीं होगा। याद रखना कि टेक्नीशियन के लिए केवल एक ही पेपर होगा, सीबीटी होगा। सीबीटीज नहीं लिखा हुआ, सीबीटी लिखा हुआ है, तो केवल एक ही पेपर होगा। उसका सिलेबस कौन सा रहने वाला है, तो उसका सिलेबस रहेगा जो एएलपी का सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वही किसके लिए रहेगा, टेक्नीशियन का रहेगा। तो मैं तो बहुत बढ़िया बात मानता हूं कि आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में ही आपकी किसकी तैयारी हो रही है, टेक्नीशियन की तैयारी भी हो रही है। इसके अंदर जो पद हैं वो आपको पता है 5694 पोस्ट हैं, लेकिन टेक्नीशियन की पोस्ट कितनी है, 9000 पोस्ट हैं। तो उसके लिए आपको बढ़िया से तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब देखना इससे रिलेटेड अपने थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, आपका नॉलेज जांच करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी अपने पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि प्लेट प्रकार के, किस प्रकार के, प्लेट प्रकार के भू संपर्क के लिए प्रयुक्त धातु कौन सी होती है। आराम से समझना है इसको, क्या लिखा गया है, भू संपर्क किसे कहते हैं ये याद रखना। भू संपर्क का मतलब होता है अर्थिंग। भू संपर्क का मतलब क्या होता है भाई, अर्थिंग। अब याद रखना कि भू संपर्क के लिए पूछा गया है कौन सी अर्थिंग पूछी गई है, प्लेट प्रकार की अर्थिंग। कौन सी प्रकार की है, प्लेट प्रकार की। और याद रखना जब भी ऐसा पूछा जाए कि अर्थिंग यदि प्लेट प्रकार की है तो किस प्रकार की प्लेट का प्रयोग किया जाएगा, तो यह प्लेट किसकी होगी भाई, कॉपर की होगी। किसकी होगी भाई, कॉपर। कॉपर को हम क्या बोलते हैं भाई, तांबा बोलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने को ऐसे याद रखना है कि प्लेट प्रकार के भू संपर्क के लिए जो धातु है, जो मेटल है, वह कौन सा है भाई, तांबा है। और तांबा हमारा कौन से ऑप्शन में है भाई, ए में है हमारे, इसका क्या होगा भाई, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अर्थिंग से ही पूछा गया है कि अर्थिंग के लिए भूमि का विभव क्या होता है। देखो कितना सिंपल लिखा गया, थोड़ा सा समझाता हूं इसके बारे में। देखना अर्थिंग होती है ना, अर्थिंग क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो याद रखना अर्थिंग जरूरी क्यों है। तो ये याद रखना कि कई बार क्या होता है, हमारी जो ये जो नम दीवारें होती हैं या कोई भी उपकरण होता है उसके अंदर लीकेज करंट प्रवाहित होता है। उसमें कई बार क्या प्रवाहित हो जाता है, लीकेज करंट प्रवाहित होने लग जाता है। यदि कोई मानव उसे क्या करता है, यदि उसके द्वारा कोई कार्य करना चाहता है, यदि वो उसके संपर्क में आ जाता है तो उसे क्या लगता है, तीव्र झटका लगता है। अतः उस लीकेज करंट के झटके से बचाव के लिए हमें क्या चाहिए भाई, अर्थिंग चाहिए। अर्थिंग अपने को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी रहता है, अर्थिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी है। याद रखना कि भू संपर्क के लिए भूमि की विभव की बात की गई है। विभव का मतलब होता है वोल्टेज। विभव का मतलब क्या होता है भाई, वोल्टेज। इसे हम वोल्टेज भी बोलते हैं और विभव को वैसे पोटेंशियल बोला जाता है, पोटेंशियल। ठीक है भाई, पोटेंशियल कितना होता है, इन्फिनिट होता है, या 0 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट या 110 वोल्ट। देखना सी के ऊपर चलते हैं। 230 वोल्ट हमेशा ही घरेलू सप्लाई की वोल्टेज रहती है। घरेलू वोल्टेज का मान कितना रहता है, 220 230 वोल्ट के लगभग लगभग रहता है। ठीक है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 240 भी आ जाता है कई बार,
230 वोल्ट इसका राइट है। 110 वोल्ट आपने देखा होगा जो वायुयान होते हैं, रेल के जो डिब्बे होते हैं, वहां पे कितना वोल्ट रखा जाता है? अभी 110 वोल्ट रखा जाता है। अब देखना 0 वोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना कि 0 वोल्ट क्यों दिया गया है, क्योंकि अर्थिंग का जो विभव होता है, अर्थिंग का जो विभव होता है वह कितना होता है भी? 0 वोल्ट होता है। ये याद रखना भी 0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट रहेगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा भी इसका राइट आंसर रहेगा। अब 0 वोल्ट क्यों रखा जाता है? 0 वोल्ट क्यों रखा जाता है? देखना एक चीज याद रखना कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं या किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो ये हमेशा याद रखना है कि क्यों शब्द प्रयोग में लाना है। क्योंकि क्यों ये करते हैं, तो यहाँ ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भूमि का जब विभव 0 कर दिया तब उस उपकरण में जो लीकेज करंट है वह अब हमारे में से होते हुए किसमें चली जाएगी? भूमि में चली जाएगी। अब भूमि में क्यों चली जाएगी? क्योंकि उसका एक रीजन और भी है। वोल्टेज तो 0 है ही, इसके साथ में इसका रेजिस्टेंस होता है ना, वो 1 ओम से लेकर के 5 ओम तक होता है। 1 ओम कब होता है और 5 ओम कब होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। 1 ओम और 5 ओम के बीच होता है, जो मानव शरीर से बहुत ही कम है, जो मानव शरीर से बहुत ही कम है। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं, करंट का एक नेचर होता है, करंट का एक नेचर होता है कि वह हमेशा ही सबसे कम प्रतिरोध में अधिक जाती है या अधिक बहती है। ये बात हमें याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? 0 वोल्ट। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां से पूछा गया है? तो भाई ये हमारा एक चैप्टर चलता है, कौन सा? जिसे हम बोलते हैं मीटर के अंदर। और ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि किसी भी मापक यंत्र में, किसी भी मापक यंत्र के अंदर जो सुई होती है उसको चलाने के लिए, उसको रोकने के लिए या उसके कंपन को कम करने के लिए हमारे पास में कौन कौन से बल होते हैं। मैं पहले समझा देता हूं फिर बताऊंगा क्वेश्चन क्या है। देखना, किसी भी मीटर की सुई को या पॉइंटर को घुमाने के लिए, चलाने के लिए, यहां लिख देता हूं, क्या लिखना है? चलाने के लिए शुरू करने के लिए जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं विक्षेप बल। 2 नंबर पॉइंट, यदि ये मानो कि यहाँ एक मैंने मीटर बना दिया है, कुछ ये माप इस तरीके से है इसके, और यहाँ पे हमारा पॉइंटर है जैसे ये है। अब इस पॉइंटर को चलाने के लिए जो बल लगता है वह कौन सा लगेगा? विक्षेप बल। वह कौन सा लगेगा? विक्षेप बल। और जैसे सपोज करो कि यहाँ से पॉइंटर कहाँ आ जाता है? इस मान पे आ जाता है, इस मान पे आ जाता है, यानी यहाँ पे लिखा हो जैसे 5 एम्पियर लिखा हो। अब इसका सही माप 5 एम्पियर ही है, तो यहाँ पे इसको नियंत्रित करना पड़ेगा ना कि 5 एम्पियर पर है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इस स्विच को नियंत्रित करने और स्विच को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में जो बल होता है वह होता है नियंत्रण बल। और एक 3 नंबर बल और होता है जिसे क्या बोलते हैं? देखो, यहां पर एक बल लगा जो कि सुई को चला रहा है। 2 नंबर बल कौन सा लगा है? जो इसे नियंत्रित करता है। नियंत्रण बल और विक्षेप बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जब ये यहां से धक्का लगा रहा है सुई को और ये इसको नियंत्रित करने के लिए यहां से धक्का लगा रहा है, तो इस पॉइंटर पे 2 बल हो गए जो विपरीत दिशा में हो गए। अतः यह सुई क्या करने लग जाएगी? उस जगह कंपन करने लग जाएगी। और कंपन को मुक्त करने के लिए, इस कंपन को मुक्त करने के लिए यहाँ पे जो बल होता है उसे हम बोलते हैं अवमंदक बल। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अवमंदक बल बोलते हैं। अब देखो, आपको ये बात समझ में आ गई ना? तो तीसरा कौन सा बल है भाई? अवमंदक बल है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक सूचक यंत्र में, मतलब पॉइंटर में, ध्रुवता से पॉइंटर के दोलन को, अब दोलन का मतलब क्या होता है? कंपन। कंपन को बचाने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है? अवमंदक बल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? अवमंदक बल। अपने यदि इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ ली तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखो क्या लिखा हुआ है। एक बल्ब के प्रतिरोध की गणना करनी है, आपको रेजिस्टेंस की गणना करनी है। यदि यहाँ पर वोल्टेज 9 वोल्ट है और बैटरी में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? 0.1 एम्पीयर है। देखना, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो मान दिए गए उसे हम एक साइड में लिखते हैं। यदि वोल्टेज हमारे पास 9 वोल्ट है और करंट हमारे पास 0.1 एम्पीयर है, 0.1
1 एम्पियर है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। और हमारे पास में 1 ओम के जो नियम होता है उससे एक वोल्टेज त्रिभुज भी मिलता है, जहां पर हम यहां लिखेंगे V, यहां क्या लिखते हैं I, और यहां क्या लिखते हैं R। अब देखना, जिस चीज की आपको गणना करनी है, जिस राशि की आपको गणना करनी है, उसे आप क्या कर लोगे, हाइड कर लोगे। जैसे कि R अपने को ज्ञात करना है, तो R को किया हाइड, क्या हो गया, V बटे में I। तो यहां पर फॉर्मूला होगा R बराबर V बटे में I। V हमारे पास कितना है, 9 वोल्ट है, बटे में धारा कितनी है, 0.1 एम्पियर है। यदि ये पॉइंट यहां से हटा तो ऊपर क्या हो गया, इसके साथ में लग गया, और इसका आंसर आएगा 90। इसका आंसर कितना आएगा, 90। अब एक चीज और याद रखना, रेजिस्टेंस की इकाई भी लिखनी जरूरी होती है। जब तक इकाई नहीं लिखोगे तब तक वह राइट नहीं माना जाएगा। और रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम, और ओम को किससे डिनोट किया जाता है, ओमेगा से डिनोट किया जाता है। कहां लिखा हुआ है, बिल्कुल बी में ये चीजें लिखी हुई है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल, केबल वाले क्वेश्चन से पूछा गया है और चैप्टर से पूछा गया है, तार केबल है ना, उससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा केबल का विशिष्टीकरण नहीं है। मतलब यहां पर एक कौन सा एक कारक है जिसपे यह निर्भर नहीं करता है। तो देखना, याद रखना कि केबल को जब हम चूज करते हैं तो याद रखना केबल के अंदर उसकी एक वोल्टेज रेटिंग होती है, बिल्कुल होती है ना, कि यह इस पे इतने पे काम करेगी। 2 नंबर की बात करें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, चालक सामग्री। तो मतलब कि ये केबल है, ये किस चालक की बनाई गई है, कि तांबे की है, कि एल्यूमिनियम है, या सिल्वर है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, तंतु की संख्या। मतलब कि ये जो चालक आपने लगाए हैं इसके अंदर क्या होंगे भी, कंडक्टर होंगे। मतलब वो कोर्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं तंतु, जिसे हम बोलते हैं कोर। तो ये कोर पे भी निर्भर करता है। लेकिन कौन सा विशिष्टीकरण में नहीं है, कौन नहीं है, पेरा विद्युत की कमी नहीं है, ये इसका राइट आंसर है भाई। इन चीजों विशिष्टीकरण में है लेकिन ये विशिष्टीकरण में नहीं है, तो पेरा विद्युत कमी इसका राइट आंसर रहेगा। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको, इसी के साथ में एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चालक कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो याद रखना कि हमारे जो चालक हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले जो आएगा वो हमारे पास में आएगा चांदी। सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। चांदी के बाद में कौन है, तो तांबा। तांबा के बाद में कौन आएगा भी, सोना, जिसे हम गोल्ड बोलते हैं ना, वो है यही सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है कि अपने सो जाए कहीं। और तीसरा जो लास्ट रहेगा उसे हम बोल देंगे एल्यूमिनियम। तो हमारे पास में चालक तारों का जो चालकता का क्रम है वह कुछ इस प्रकार से है। सबसे अच्छा चांदी, उसके बाद में तांबा का प्रयोग, तांबे के बाद में सोना, सोने के बाद में एल्यूमिनियम का प्रयोग। सबसे अच्छा कौन सा है भाई, चांदी ही है, तांबा प्रयोग नहीं होता। सबसे अच्छा सर्वोत्तम चालक पदार्थ, कैसी भी लैंग्वेज चेंज करी हुई आ सकती है। तो सबसे ज्यादा अच्छा चालक कौन सा है, सर्वोत्तम चालक चांदी है। पूछ लिया जाए कि इनमें से किसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तांबे का किया जाता है। तो ठीक है विद्यार्थी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।